बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूस वीज़ा अपडेट्स। कैसे हैं आप लोग? पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो प्री और पोस्ट इंटरव्यू जो है वो दोनों डिस्कस किए थे। दरमियान में जो इंटरव्यू का मेन फोकस था वो रह गया था। उसके लिए मैंने आपको बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आज आपके लिए बनाने लगा हूँ। टिपिकल वीडियो है, थोरो इंटरव्यू को डिस्कस किया गया है शुरू से आखिर तक, क्या होना चाहिए, किस किस बात पे फोकस करना चाहिए, आपकी लुक कैसी होनी चाहिए और हर चीज़, आपको कौन सी लैंग्वेज यूज़ करनी है, हर बात को यहाँ पे मैंने आपके लिए डिस्कस किया है। वीडियो माइट भी थोड़ी सी लंबी हो जाए मगर बर्दाश्त करिएगा, क्योंकि बहुत अहम उसमें पॉइंट्स हैं जो आपके लिए हैं। सबसे पहली बात जो आ जाती है कि इंटरव्यू कितनी देर का होता है। और हम जनरली क्योंकि डरे हुए घबराए हुए होते हैं और हमारे जहन में ये चल रहा होता है कि इंटरव्यू बहुत लंबा हो जाएगा, घंटे 2 घंटे का, 1.5 घंटे का, मगर ऐसा हरगिज़ नहीं होता। क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर्स होते हैं उनके सामने एक लाइन लगी हुई है ढेर सारी लंबी सी, और उन्होंने एक दिन में कम से कम 100, 150, 200, 250, इवन 300, डिपेंड्स ऑन द एम्बेसी इंटरव्यू करने होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 3 मिनट एक बंदे पे लगाते हैं। शुरू से ही वो अंदाज़ा लगा लेते हैं कि क्या होना है और क्या करना है। और उसके अलावा जो है कि अगर उनको ना समझ आया उन्हीं 3 मिनट के अंदर अंदर, तो वो एपी में डाल देते हैं, जैसे पहले मैं बहुत सी वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगले पॉइंट में हम चलते हैं। अगला पॉइंट है कि उर्दू या इंग्लिश कौन सी ज़बान इख्तियार की जाए, कौन सी भाषा यूज़ की जाए। तो आप लोगों को ये भी जहन में होता है कि अगर हमने उर्दू रख ली तो बस गए जी, वो तो हमें समझेगा, इसको तो कुछ आता ही नहीं है। और अगर हम इंग्लिश रख ली तो हमें उनकी समझ नहीं आएगी, क्योंकि हम पाकिस्तानी देसी लोग, हम लोगों का ये एक मसला है कि हम बोलते लेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश बोल लेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए कि हम रेगुलरली इंग्लिश यूज़ नहीं कर रहे होते। मगर हमारा मेन मसला ये आता है कि जो वीज़ा ऑफिसर है उसके एक्सेंट को हम, उसके लहजे को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि वो इंग्लिश बोलते हैं, स्पीड अप में बोलते हैं। हम उन्हें बार बार ये नहीं कह सकते सॉरी सर प्लीज़ रिपीट दिस एंड दैट। उनके पास 3 मिनट है, 3 मिनट में उन्होंने इंटरव्यू लेना है, तो हर हाल में आपने फ़ौरन उनकी बात समझनी है और फ़ौरन उनको जवाब देना है। आप टूटी भज्जी ज़बान में हम इंग्लिश बोलेंगे, इससे बहुत बेहतर है कि हम उनसे उर्दू में बात कर लें। अगर हम ट्रांसलेटर लेते हैं कोई हर्ज नहीं। कभी ये मत सोचिए कि हमने ट्रांसलेटर लिया तो इसका मतलब है कि अब हमारा वीज़ा जो है वो नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता। मैंने कुछ वीज़ा ऑफिसर्स के इंटरव्यूज़ भी देखे और उसमें एक का ये कहना था कि हाँ जी, हमें अच्छा लगता है कि वो आके हमसे इंग्लिश में बात करें, मगर बाकियों का ये भी कहना था कि वो जिस ज़बान में भी बात करना चाहें कर लें। बात सारी वहीं पे आ जाती है कि जिसमें आप रिलैक्स हों और आराम से अपना मुद्दा जो है वो अगले बंदे को बयान कर सकें और उससे उसकी बात सुन के समझ भी सकें। फिर नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपीयरेंस का। तो अपीयरेंस में यह है कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि आपको यही हो रहा होता है कि कैसा लगूं, क्या पहनूं, कमीज़ शलवार हो, पैंट शर्ट हो, टी शर्ट हो, टाई लगी हुई हो, कोट हो, जीन्स हो, क्या हो। अब धोती का तो मुझे आइडिया कोई नहीं है। खैर से चले, बात अगर हम देख लेते हैं तो बात वहाँ पे आ जाएगी कि वो ड्रेस अप होके जाएं, वो कपड़े पहन के जाएं कि जिसमें आप ख़ुद को रिलैक्स फील करें। अगर मैं यहाँ पे एक बात करूँ कि एक शख्स जो है वो बैंकर है, ठीक है, तो वो जिस तरह जॉब के लिए जाता है ड्रेस पैंट और शर्ट पहन के, तो उसी तरह जाए तो अच्छी बात है। टाई उसकी मर्ज़ी है, टाई इज़ नॉट अ कंपल्सरी, तो उसके बगैर भी काम चल सकता है। अगर एक स्टूडेंट है तो वो पैंट और शर्ट पहन के भी चला जाता है, या जीन्स और टी शर्ट पहन के भी चला जाता है, तो कोई हर्ज नहीं है, मगर जीन्स उसकी काइंडली फटी भी ना हो। मतलब एक अपीयरेंस उसकी जो आए ना बंदे की, वो नीट एंड क्लीन हो। और अगर एक शख्स जो है वो कमीज़ शलवार में भी जाता है तो भी उसकी लुक अच्छी आएगी, ना हो कि वो आकड़ खान ना लगे। अपीयरेंस में आपका हेयर डू और आपकी शेव ये भी बहुत मैटर करती है। अगर आप शेव करते हैं तो काइंडली उस दिन प्रॉपर शेव करके जाएं, और अगर आप शेव नहीं करते, ख़त बनाते हैं, तो प्रॉपर आपका ख़त हुआ, वो परफ्यूम लगा हुआ हो, आपकी अपीयरेंस नीट एंड टाइडी आ रही हो। जब आपकी एक लुक, एक अपीयरेंस ही अच्छी आ रही होगी तो ऑटोमेटिकली वीज़ा ऑफिसर भी आपसे आराम से बात कर लेगा, बजाय ये कि उसको देखते ही हो कि उफ क्या बंदा आ गया और स्मेल भी आ रही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी फ़र्स्ट इम्प्रेशन की। फ़र्स्ट इम्प्रेशन आप पे उस पर आपका कैसे पड़ता है कि जब आप का नंबर आता है और आप अपने सीट से उठ के काउंटर तक जाते हैं तो वीज़ा ऑफिसर आपको एक ही ग्लिम्स में, एक ही लुक में जज कर लेता है
कि आपकी अपीयरेंस टोटल जो है वो कैसी है, किस तरह का है, क्योंकि उनका तजर्बा इतना हो चुका है। मैंने पहले भी आपको बताया कि वो एक ही दिन में 2-2 3-3 100 इंटरव्यू कर सकते हैं। तो फिर वो तो उनकी सिक्स सेंस भी बहुत तेज़ है और वो एक ही लुक में अगले बंदे को जानने की प्रैक्टिस में आए हुए होते हैं। तो उन्होंने फ़ौरन जान लेना है, बस आप लोगों ने कॉन्फिडेंट होके उनके पास जाना है। फिर बात कर लेते हैं एक मिस कॉन्सेप्ट की। यहाँ पे है कि इंटरव्यू पर हम जा रहे हैं और हमारे दिल में पहले से है, पर क्यों माँ तो नहीं देने लगा, मुझे तो बिल्कुल नहीं देने लगा। उसने पहले से ही सोचा हुआ होगा, वो पहले से सोच लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप उठते हैं अपनी सीट से, काउंटर तक जाते हैं, तो वहाँ पर उस लम्हे वीज़ा ऑफिसर के सामने आपकी प्रोफाइल ओपन होती है और वो आपकी प्रोफाइल में से को एक लुक देखता है और उसमें से वो क्वेश्चंस जो उसको थोड़े से सस्पिशियस से लगते हैं या थोड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं, वो वहाँ से क्वेश्चन पिक करता है। आपको बस ये करना है, रिलैक्स रहना है, अल्लाह ताला पर अपने फुल उम्मीद लगा के रखनी है और दिल में यही सोचना है कि वो क्या पूछेगा, क्या पूछ लेगा, आप ही के बारे में पूछेगा ना। जब हमारे ही बारे में हमसे पूछेगा तो अपने बारे में हमसे बेहतर जो है वो कोई नहीं जानता। और दूसरी बात, आपने डीएस फॉर्म अगर अपना खुद फिल नहीं किया तो आप उसको ले लें। वैसे भी आपको लेके जाना होता है इंटरव्यू के लिए, तो उसको एक थोरो लुक दे के जाएँ और उसको जान के जाएँ कि आपने वहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स क्या-क्या लिखे हुए हैं। अब इंटरव्यू को हम एक और लुक से देखते हैं कि बेसिकली किन किन टॉपिक्स पर वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे क्वेश्चंस कर सकता है। ठीक है, उन टॉपिक्स को मैं यहाँ पर आपके लिए डिस्कस करूँगा और कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चंस मैंने उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ पर और जितना मेरे लिए पॉसिबल हुआ मैंने आपके लिए बनाए हैं। और उसके अलावा ये भी है कि ये नहीं है कि जितने मैंने टॉपिक्स बनाए हैं वो सारे के सारे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, उसमें से चंद एक कुछ, ठीक है, क्वेश्चन किए जा सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो सबसे पहला सवाल जो मैंने यहाँ पर बनाया है, टॉपिक जो बनाया है वो है वाई। आप आना क्यों चाहते हैं अमेरिका? आप की कैटेगरी कौन सी है, आपका जवाब भी उसी लिहाज से होगा कि आप अमेरिका आना क्यों चाहते हैं। आपकी F3 और F4 कैटेगरी है तो सर्टेनली आपने उनसे कहना है कि मैं तो जी परमानेंट सेटल होने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। मगर आपकी F1 F2 कैटेगरी है तो आपने, और IR1 है, IR2 है, इमीडिएट रिलेटिव वाले हैं, तो आपने उसी लिहाज से उनको जवाब देना है। या फिर आप वो जॉब के सिलसिले में जा रहे हैं एम्प्लॉयमेंट बेस पे, तो आपने उसी लिहाज से उनको जवाब देना है कि मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ और कितने टाइम के लिए जा रहा हूँ। फिर टॉपिक नंबर 2 है स्पॉन्सर। अगर आप इमीडिएट रिलेटिव के लिए इमिग्रेंट वीज़ा पे जा रहे हैं तो सर्टेनली आपको किसी ने स्पॉन्सर किया हुआ है वहाँ पे, तो आप के स्पॉन्सर से मुतल्लिक जो है वो आपसे काफ़ी बातें पूछी जा सकती हैं। जैसे आपका स्पॉन्सर कौन है, आपका स्पॉन्सर वहाँ कब गया, आपके स्पॉन्सर को कितना अरसा हो गया है, वही बात है घुमा के की है। आपका स्पॉन्सर वहाँ क्या काम करता है, कौन सी स्टेट में रहता है, वहाँ उसको कौन लेके गया था। फिर आपके स्पॉन्सर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी क्वेश्चन हो सकते हैं कि वो मैरिड है, उसके बच्चे कितने हैं, आप अपने स्पॉन्सर से आखिरी दफ़ा कब मिले थे, वो यहाँ कब आया था, आपसे कब मुलाकात हुई थी, आपके पास उसकी कोई तस्वीर है कि नहीं। और बाकी मैंने आपको बताया हुआ था डॉक्यूमेंटेशन में कि वो आपसे आपके पास उनका बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह या निकाहनामा ओरिजिनल वो होना चाहिए आपके पास, जो ये सबूत दे रहा हो कि वो जो हैं वो आपके बहन है, भाई हैं या माँ बाप हैं, जो भी हैं उस लिहाज से, ठीक है। उसके अलावा आपसे ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है स्पॉन्सर्स के अलावा कि आपके कुछ रिश्तेदार हैं वहाँ पे। तो अगर आपके नहीं है तो बात ख़त्म हो जाती है, मगर याद रखिएगा झूठ नहीं बोलना कि हम बात ख़त्म करने के लिए हम झूठ बोल देते हैं। अगर हैं तो उनसे मुतालिक पूछा जा सकता है कि वो उनका आपसे क्या ताल्लुक़ है और वो वहाँ कब से हैं, वो वहाँ क्या करते हैं, कौन-कौन है, मतलब इतनी उनकी स्पॉन्सर के मुकाबले में रिलेटिव की इतनी डिटेल जानने की कोशिश नहीं की जाती, मगर फिर भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। उसके अलावा टॉपिक 4 है कि आपका प्रीवियस ट्रैवल हिस्ट्री आपसे पूछी जा सकती है कि आप कौन-कौन से मुल्क में जा चुके हैं। तो अगर कहीं नहीं गए तो वही बात है कि बात ख़त्म हो जाएगी, मगर अगर गए हैं तो सर्टेनली आपसे पूछा जाएगा कि कौन-कौन से मुल्क कब-कब और कितना-कितना अरसा आप वहाँ पर रह कर आए हैं।
और उसके मुतालिक भी वो अगर वहाँ काफ़ी अर्सा रह गए हैं तो वहाँ से के लिए भी आपका सिविल डॉक्यूमेंट मांगा जा सकता है। अच्छा, अब अप्लाई बिफ़ोर की बात आती है कि कभी आपने पहले यूएस का वीज़ा अप्लाई किया? तो यहाँ आपने याद रखना है कि आपने झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उनके सामने आपकी पूरी हिस्ट्री आ जाती है जब आप यूएस में पहले अप्लाई कर चुके हुए हैं। किसी भी फॉर्म में आप डिनाई हो चुके हैं, वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप पहले डिनाई हुए हैं कि आपने अप्लाई किया, आप डिनाई हुए। आप कहेंगे कि नहीं वो ज़माने पहले निकालना है तो हुण तो किसी का नहीं पता, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। आपने हर हाल में उनको इन्फॉर्म करना है कि हाँ जी मैं पहले भी गया था और मैं डिनाई हुआ था, तो वो आपसे इससे मुतल्लिक पूछेंगे कि आप क्यों डिनाई हुए थे, रीज़न क्या थी। आप क्या समझते हैं कि अब वो आपने रीज़न जो है वो सॉर्ट आउट कर ली है, वो मसला आपका ख़त्म हो चुका है। अब अगला टॉपिक जो है वो हेल्थ के बारे में है। वो आपकी सेहत के मुतालिक आपसे सवाल कर सकते हैं। सेहत के मुतालिक ऐसे सवाल कर सकते हैं कि अगर आपको कोई बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसके साथ यूएस ट्रैवल करना यूएस वालों के लिए ख़तरनाक नहीं है, यानी एक गैर मुतअद्दी बीमारी। गैर मुतअद्दी बीमारी का मतलब है कि जो एक शख्स से दूसरे शख्स को नहीं लग सकती, यानी उसका कोई नुकसान नहीं है और यूएस उसको अलाउ करता है, तो वो उससे मुतालिक आपसे क्वेश्चंस कर सकता है, ठीक है। कि अब आपकी कोई और आपका हेल्थ इशू तो नहीं है, आपकी कंडीशन कैसी रहती है, आप अगर विज़िट करेंगे आपको प्रॉब्लम तो नहीं होगा, और उसके अलावा कि ये कि आप डॉक्टर के पास कब कब विज़िट करते हैं, ऐसे जो है ना इससे मुतालिक आपसे वो कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। फिर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड वो देखते हैं और उससे मुतालिक भी कुछ क्वेश्चन किए जा सकते हैं कि इफ़ यू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, तो फिर वो आपसे सर्टेनली क्वेश्चन करेंगे कि आपने क्या किया था, आप जेल क्यों गए थे, आप कितना टाइम जेल में रहे। और इसके अलावा ये है कि आप अगर एक ख़तरनाक काम करके जेल गए हैं तो चांस बहुत ही कम होता है आपका जो है वो वीज़ा लगने का। मगर अगर आप किसी छोटे मोटे काम के लिए गए हैं और आपको मेंटल इशू था, स्ट्रेस था, किसी से लड़ाई हो गई, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आप जेल गए, तो उसके लिए आपके पास एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए जिसमें आपने बताना हो कि आप अब प्रॉपर ट्रीटमेंट करवा चुके हैं डॉक्टर से और अब आप अपने उस इशू को रिजॉल्व कर चुके हैं और उस प्रॉब्लम से आप निकल चुके हैं, ठीक है। तो वीज़ा ना देना तो फिर उन्हीं का काम है, मगर ये कि आपके पास एक सबूत होना चाहिए कि अब मैं उस सारे मसाइल से, उस चीज़ से निकल चुका हूँ। उसके अलावा है क्वालिफ़िकेशन, वो आपकी तालीम से मुतालिक भी आपसे क्वेश्चंस कर सकते हैं कि आप कितना पढ़े लिखे हैं, आपने किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन किया हुआ है, ऐसी आपकी कौन सी स्किल है जो आप अमेरिका जाएँ तो वो अमेरिका के लिए वैल्यूएबल या हेल्पफुल साबित हो। क्योंकि एक याद रखिएगा बात कि जहाँ और स्टूडेंट वीज़ा वगैरह के लिए क्वालिफ़िकेशन चाहिए होती है, वहाँ पर जो है आप इमिग्रेशन पे भी जाएँ ना, तो भी एक क्वालिफ़ाइड बंदा जो है उसकी अपनी ही एक वैल्यू है और अपनी एक जगह है, ठीक है। फिर जॉब से मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी जॉब कैसी है, आप यहाँ पे क्या करते हैं। फिर जॉब से रिलेटेड ही फिर फर्दर किया जा सकता है आपका ग्रेड क्या है, आप जो है वो किस तरह की जॉब करते हैं, वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, वो वैसे जॉब पे बाकायदा जाके जॉब कर रहे हैं, आपकी आपकी इनकम कितनी है। इसके अलावा ये है कि वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आपका स्पॉन्सर क्या इस काबिल है कि वो आपको वहाँ पे कर लेगा, सपोर्ट कर लेगा। तो यहाँ पे आप अपना भी स्टेटमेंट आप उनको दिखा सकते हैं कि मैं ख़ुद भी इस काबिल हूँ कि मैं वहाँ जाकर अपने आप को सपोर्ट कर सकता हूँ। उसके अलावा आपका इंटेंट टू लिव इन यूएस परमानेंटली, आप इमीडिएट रिलेटिव के केस में जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बेस के केसेस में जा रहे हैं, तो सर्टेनली आपने उनको ये शो कराना है कि हमें अपने मुल्क से बड़ी मोहब्बत है जी, हमें हमारे रिलेटिव हैं, ये है वो है, मेरे बीवी बच्चे हैं यहाँ पे, मुझे वापस आना है। उनको इस बात का आपने यकीन भी दिलाना है। अब बैठ के किस तरह यकीन दिलाना है, आप बैठ के कहानियाँ तो पढ़नी नहीं है आपने, मगर वो आपसे कुछ इस तरह से के क्वेश्चंस कर सकते हैं कि जिसके जवाब में आपने उन्हें ये शो करना है कि हाँ जी मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरी जायदाद है, मेरे माँ बाप हैं। मतलब एक टिपिकली शॉर्ट वे आंसर में आपने उनको बताना है और उन्होंने आपकी टोन से, आपकी फेस एक्सप्रेशन से और हर चीज़ से आपको जज करना है और ये उन्होंने जानना है कि आपका अंदर कितना है
अपने मुल्क, अपने वतन वापस आने का। उसके अलावा शादी से मुतालिक आपसे पूछा जा सकता है कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसे है, आप मैरिड हैं? अगर मैरिड हैं तो कितने बच्चे हैं आपके? शादीशुदा अगर नहीं हैं तो क्या वहाँ जाके शादी करने का इरादा है? इवन शादीशुदा हैं तो भी ये पूछा जाता है क्या क्या आपका वहाँ जाके शादी करने का इरादा है? जैसे मैंने आपको F3 वीज़ा के इंटरव्यू में भी बताया हुआ था, वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी देख सकते हैं। ये कुछ मुख्तलिफ से पॉसिबल टॉपिक्स जो मुझे लग रहा था जिनके मुताबिक क्वेश्चंस किए जा सकते हैं वो मैंने किए। अगर आपसे मैं कहूँगा कि अगर आप से इन टॉपिक्स के अलावा भी कोई क्वेश्चंस किए गए हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में उन टॉपिक्स को डिस्कस करें, क्योंकि बात में अक्सर कुछ और पूछ रहा होता हूँ और आप मुझे बात कुछ और बता रहे होते हैं। आपसे ये पूछ रहे होते हैं इंटरव्यू कब आसी, इंटरव्यू कब आएगा, और ये वो ना, कभी कुछ अपने इंटरव्यू और कभी कुछ अच्छी सी बात भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जिसमें आप ये बता सकते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग था वहाँ पे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका। और अब अगर टिपिकली आपका रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए उसको एक कंक्लूजन के तौर पे मैंने यहाँ पे एक कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आपके लिए। और वो ये है कि आपने करना क्या है। आपने सबसे पहली बात तो ये करनी है कि आपने काइंडली इनके क्वेश्चंस को गौर से सुनना है, ठीक है? अपना फोकस उन पे रखना है, गौर से सुनना है, और आंसर आपका टू द पॉइंट होना चाहिए, जिसको आप ये कह सकते हैं कि छोटा जवाब, शॉर्ट आंसर होना चाहिए। और जवाब ईमानदारी से होना चाहिए, अपने DS 260 फॉर्म से आपने जुड़े रहना। दूसरी बात, आपने वीज़ा ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी नहीं करनी। आप जब भी किसी जॉब इंटरव्यू में भी जाते हैं तो आप अपने ऑफिसर के साथ बदतमीज़ी नहीं करते, तो टेक देम एज एन ऑफिसर। आपने उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, कॉन्फिडेंट होना है मगर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, अपना कोई एटीट्यूड शो नहीं करना उनको कि मैं तो बड़ी तोप चीज़ हूँ और मैं तो वीज़ा लेने आया हूँ तो आप पे एहसान कर रहा हूँ। तो फिर वो आप पे एहसान कर देंगे आपको रिजेक्ट करके, ठीक है? और इसके अलावा वीज़ा ऑफिसर ये भी देखता है कि आप बात कैसे करते हैं, ठीक है? ये बड़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, तमीज़ से, तरीके से, आदाब से। आपने इस बात पे फोकस रखना है कि आप उनको क्या जवाब दे रहे हैं। आपने पोलाइट तरीके से, ठहरे हुए लहजे में आराम से बात करनी है, और सबसे अहम काम जो आपने करना है वो ये है कि आपने उस काउंटर तक पहुंचने से पहले कोई दरूद शरीफ, कोई दुआ, कोई कलमा, कोई दरूद जो है वो ज़रूर पढ़ लेना है। तो अल्लाह ताला का नाम लेके आप शुरू करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला आपकी मदद भी करेंगे। और वीज़ा लग जाए ना तो एक काम ज़रूर कीजिएगा, वो ये है कि वो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अच्छा, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।